हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम राधा कमल मुखर्जी को पढ़ रहे हैं, तो आइए देखते हैं उसके आगे राधा कमल मुखर्जी के कुछ विचारों के बारे में। इसका पहला पार्ट बन चुका है, आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो राधा कमल मुखर्जी का व्यक्तित्व, समाज और मूल्य के बारे में क्या विचार है, आइए देखते हैं। अपनी पुस्तक पर्सनैलिटी में राधा कमल मुखर्जी जी ने विचार व्यक्त किया है कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व वह है कि जो निर्णय करता है, अपनी रुचि के अनुसार कार्यों का विकल्प तैयार करता है और मूल्यों द्वारा करने का प्रयास करता है। तो व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है और व्यक्तित्व के अनुसार वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मूल्यों का चयन करके, अर्थात मूल्यों के अनुसार उसका व्यक्तित्व का निर्माण होता है और उसी के अनुसार वह अपने कार्यों और लक्ष्यों का विकल्प चुनता है और मूल्यों के माध्यम से ही उनको पूरा करने का प्रयास करता है। उन्होंने 3 प्रकार के मूल्यों की बात की है, एक अपने लिए, एक दूसरों के लिए, एक सांस्कृतिक इच्छाओं की पूर्ति। यह 3 प्रकार से प्रयास करता है। आगे कहते हैं, कोई भी व्यक्ति 2 प्रकार के प्रभावों से घिरा रहता है, जैसे प्राकृतिक या तो प्रकृति या पर्यावरण के प्रभाव से या जैविक प्रभाव से होती हैं व्यक्ति की आवश्यकताएं। और उन्होंने कहा मनोवैज्ञानिक प्रवाहित आकांक्षाएं व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई होती हैं। दूसरी ओर वह बात करते हैं, सामूहिकता के रूप में समाज का भी व्यक्ति के ऊपर दबाव होता है और इन सब प्रभावों से व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण होता है। उन्होंने कहा व्यक्ति के भौगोलिक, जैविक, मनोवैज्ञानिक और समाज के दबाव से किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो मुखर्जी ने व्यक्तित्व को इस संदर्भ में उस क्षमता के रूप में विकसित या परिभाषित किया है जो विभिन्न परिवेशों में अपने को संयोजित कर सके, और यह परिवेश होते हैं जैविक, सामाजिक, आदर्शात्मक या ब्रह्मांडी या अनुभवातीत आधार, अर्थात भौगोलिक, ब्रह्मांडी या भौगोलिक आधार को समझ सकते हैं। तो उन्होंने कहा व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में जैविक, सामाजिक, आदर्श और पारिस्थितियों का भी योगदान होता है। आगे कहते हैं, किसी जैविक और सामाजिक रचनाओं से ही किसी व्यक्ति का पर्यावरण निर्मित होता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ है जो कि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं भी होती हैं जो ब्रह्मांडी संपूर्णता का हिस्सा होती है, पूरे ब्रह्मांड या भौगोलिक या व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा होती हैं। यहाँ मुखर्जी कहते हैं कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसके निर्माण में किसी एक पक्ष की भूमिका नहीं होती है। उसके लिए सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक और जैविक, सामाजिक, भौगोलिक और ब्रह्मांडी, जो ब्रह्मांड के कई तरह के तत्व हैं वह उसके हिस्सा बनकर उसकी व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। और समाज की संरचना और स्थित मूल्य व्यवस्था का कार्य यही है कि वह व्यक्तित्व का विकास करे। मुखर्जी कहते हैं किसी समाज की संरचना है और उस संरचना में जो मूल्य होते हैं उन मूल्यों का प्रमुख कार्य किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना होता है। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार समाज संरचनात्मक अकादमिक का योग है जो अपने पर्यावरण आधारों को विकसित करने के लिए 3 पक्षों का समन्वय और इसमें मदद करता है कि ये पक्ष होते हैं पारिस्थितिकी, शारीरिक। तो कमल मुखर्जी कहते हैं जो समाज का संरचनात्मक व्यक्तित्व जो होता है, समाज का संरचनात्मक अकादमिक अर्थात सभी के जोड़ों का योग होता है, जिसे 3 आधारों पर हम समझ सकते हैं, जिसके 3 पक्ष होते हैं। एक परिस्थिति होती है, दूसरा उन्होंने सामाजिक या मनोवैज्ञानिकता की बात की है और तीसरा यह नैतिकता की बात करते हैं। कहते हैं किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में यह तीनों ही बहुत ही आवश्यक तथ्य होते हैं। एक उस व्यक्ति की परिस्थिति या वातावरण कहाँ है जो वो व्यक्ति रहता है, उस व्यक्ति का समाज क्या है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है और उस समाज में क्या नैतिक और अनैतिक है, यह सब व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बनाने में निर्भर करता है। अर्थात निर्भरता उसकी किस पे होती है, परिस्थिति पे, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति पे और नैतिक समाज की स्थिति पर। इन्होंने कहा यह सब क्रमबद्ध तरीके से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में मूल्यों के द्वारा संबंध प्रदान करते हैं। अगला है मनोवैज्ञानिक, अगला इन्होंने कहा मनोवैज्ञानिक नैतिक। तो यहाँ हम कहा कि व्यक्ति सभी क्रमबद्ध
मूल्यों के माध्यम से व्यक्तित्व के संबंध को प्रदान करता है अर्थात निर्माण करता है। अगला इन्होंने दिया मूल्य। मूल्य के बारे में इन्हें मूल्यों के समाजशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। तो यह विशेषतर मूल्यों के समाजशास्त्र के नाम से ही यह प्रसिद्ध हुए हैं। तो मूल्य के बारे में इन्होंने डिटेल बात की है, उसको देखेंगे हम। तो मूल्य जो है समाज द्वारा निर्धारित इच्छा या लक्ष्य हैं जिनका अंतःकरणीकरण किया जाता है। मुखर्जी कहते हैं मूल्य जो है समाज द्वारा कुछ निर्धारित इच्छाएं हैं और लक्ष्य हैं जिनका निर्धारण समाज करता है और जिसे व्यक्ति अपने अंतःकरणीय सामाजिकरण के माध्यम से करता है या अपने अंदर समाहित करता है, व्यक्तित्व का निर्माण करता है सामाजिकरण के माध्यम से और व्यक्तियों की एक निश्चित प्रतिमानों में अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। तो समाज कुछ मूल्य निर्धारित होते हैं और उन्हीं मूल्यों के माध्यम से ही व्यक्ति उचित साधन का प्रयोग करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। तो जिस प्रकार के समाज होंगे वहाँ के जैसे वैल्यू होंगे वैसा ही व्यक्ति का लक्ष्य होगा। इसे हम उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं कि गंदी बस्तियों में अपराध अधिक क्यों दिखता है। एक सिविल सोसाइटी या डेवलप सोसाइटी में अपराध कम क्यों देखा जाता है, क्योंकि जो गंदी बस्तियां वहाँ की परिस्थिति और वातावरण वहाँ की वैल्यू ऐसा बन जाता है कि वहाँ अपराध अधिकाधिक होते हैं, जुगारी शराबी नशेड़ी। लेकिन जो विकसित समाज या होता है वहाँ पर वैल्यू शिक्षा होती है, शिक्षा के आधार पर व्यक्ति नौकरी करके प्रगति करता है। तो यहाँ पर दिया है कि उचित मूल्य जो कि साधन का कार्य करते हैं, आधार इसमें होता है समन्वय या सहयोग, न कि संघर्ष। यहाँ प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं, सहयोग की भावना की बात करते हैं और समन्वय एक साथ मिलकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति की बात करते हैं। कौन? मुखर्जी। तो मुखर्जी कहते हैं कि किसी भी लक्ष्य के प्राप्ति के लिए उचित मूल्य या साधन होने चाहिए और जिनका आधार किसी को नुकसान पहुंचाकर नहीं, समन्वय और सहयोग के माध्यम से लक्ष्य की प्राप्ति करना होता है। आगे कहते हैं मुखर्जी ने कहा कि मूल्यों की जो स्वीकारोक्ति के संदर्भ में सामाजिक और मानवीय संबंध की विवेचना इन्होंने समाज के संस्थागत ताना बाना समाज में मूल्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। तो इन्होंने मूल्यों की जो स्वीकृति के रूप में कहा कि मूल्य जो होते हैं समाज और मानव के संबंधों की बात करते हैं। समाज मूल्यों का निर्धारण करती है और उन मूल्यों को मानव द्वारा धारित करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति किया जाता है। आधुनिक समाज में एक बड़ी समस्या यही है कि एक और जहाँ मानवीय स्वतंत्रता अर्थात व्यक्तित्व की बात होती है, अर्थात कि स्वतंत्रता कि व्यक्ति अपना कुछ भी कर सकता है, पर्सनल, वहीं होता है दूसरी ओर एकता और सुदृढ़ता की बात करती है। जहाँ आधुनिक समाज में एक व्यक्ति कहता है कि आप स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए, आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त है कि आप चाहे जो करें, लेकिन नैतिक रूप से जो सही है, समाज के रूप में सही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि आप ऐसा कार्य कीजिए जो समाज को सुदृढ़ और समन्वय अर्थात समाज के विकास में सहायता करे। तो इन दोनों में सामंजस्य नहीं हो पाता है, जिस कारण पश्चिमी और समाज में वैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के रूप में विकसित होने की कल्पना अलग की है और भारतीय समाज में व्यक्तित्व को विकसित करने की कल्पनाएं अलग रूप से की गई हैं, जिनकी व्याख्या आगे है। तो आइए देखते हैं। जो पश्चिमी समाज में वैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व तात्विक व्यक्तित्व के रूप में भौतिक होने की कल्पना की है, अर्थात जो तात्विक है वह भौतिक व्यक्तित्व अर्थात भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है किसी भी हद तक। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं मुखर्जी। तो पहली बात यह है कि पश्चिमी का व्यक्ति जो है वह मानवीय इच्छाओं और लक्ष्यों अथवा अपनी प्राथमिकताओं को सामाजिक संस्थागत रचना और सांस्कृतिक रचना से अलग होता है। जो पश्चिमी समाज है उसमें व्यक्ति अपनी प्राथमिकता अर्थात व्यक्तिनिष्ठ होता है और अपने लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए वह सामाजिक लक्ष्यों की अवहेलना करके आगे बढ़ता है। आगे कहते हैं समाज वैज्ञानिकों ने अपनी तार्किकता में मूल्य संरचना के दृष्टिकोण की अवहेलना की है। तो पश्चिमी समाज के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या किया है, मूल्य की संरचना जो दृष्टिकोण है उसकी अवहेलना की है, ऐसा मुखर्जी कहते हैं। उन्होंने कहा मूल्य की यह व्यवस्था सहयोगात्मक और आंतरिक का प्रतीक होता है
इन्होंने मूल्यों का कहा कि मूल्य जो है एक दूसरे को, व्यक्ति को सहयोग और आंतरिकता अर्थात मिलजुल कर रहने का पाठ बताते हैं, अर्थात प्रतीक हैं। वहीं प्रतियोगिता जो है वह एक पक्षी होती है। जहाँ प्रतियोगिता की बात होती है वहाँ व्यक्तिवादी हो जाता है, ऐसा इनका मानना है। मुखर्जी जी का मानना है कि जहाँ मूल्य एक और सहयोग और आंतरिकरण को बढ़ावा देती है, वहीं प्रतियोगिता जो है एक पक्षी नहीं है। और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में विकसित सांस्कृतिक व्यक्तित्व का यह उलट है। तो जो प्रतियोगिता है वहाँ एक पक्षी नहीं होना चाहिए, अर्थात व्यक्तिवादी नहीं होना चाहिए। उस समाज की और उस संस्कृति के परिवेश में के बिल्कुल विपरीत होता है क्या? सांस्कृतिक व्यक्तित्व के बिल्कुल विपरीत होता है क्या? व्यक्तिवादिता, जो कि संस्थागत, यहाँ ऊपर हमने पूछा संस्थागत रचना और सांस्कृतिक रचना से अलग होता है। वही बात यहाँ वह कहते हैं उदाहरण के तौर पे कि जहाँ मूल्य योग एक और सहयोगात्मक और आंतरिकरण का प्रतीक होता है, वहीं प्रतियोगिता जो है वह संस्कृति और व्यक्तित्व और सामाजिक परिवेश के सीधा उलट होती है। आगे वह कहते हैं व्यक्तियों को अणु के आधार पर तार्किक व्यक्तित्व की धारणा जो है उसे अनुभविक समाजशास्त्र और आचरणीय तात्विक आधारों के बीच अंतर करा देती है। तो व्यक्तियों का जो अणु आधार तार्किक व्यक्तित्व की धारणा है वह अनुभविक समाजशास्त्र में आचरणीय तात्विक आधारों के बीच अंतर कर देती है। इन दोनों आधारों के बीच विरोधाभास यह आभास देता है कि मूल्यों का कोई अध्ययन वस्तुपरक नहीं हो सकता है। इन्होंने कहा कि जो मूल्यों का अध्ययन होता है पश्चिमी समाज में यह माना जाता है कि मूल्यों का अध्ययन वस्तुपरक न होकर व्यक्तिपरक होना चाहिए। सीधी सी सिंपल भाषा में यह है। इस लाइनों का मतलब यह है कि जो पश्चिमी समाज का मानना है कि मूल्यों का जो अध्ययन होता है वह वस्तुपरक न होकर व्यक्तिपरक होना चाहिए। वहीं मुखर्जी क्या कहते हैं? मुखर्जी के अनुसार मूल्य जो हैं ऐसे सत्य हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है, जिनके बीच अंतर किया जा सकता है, और यह झूठा अंतर भी समाज में मूल्यों और उसे मूल्यांकन के रूप में जाना जा सकता है और इसका सत्यापन भी किया जा सकता है। मुखर्जी के अनुसार मूल्य ऐसे सत्य हैं जिन्हें लाया जा सकता है, जिनके बीच अंतर भी किया जा सकता है, जिन्हें झूठा अंतर भी कह सकते हैं, और समाज में मूल्य जो है उसका मूल्यांकन माना जा सकता है, उसका सत्यापन किया जा सकता है। इन्होंने कहा पश्चिमी समाज और भारतीय समाज के मूल्यों के बीच अंतर किया जा सकता है कि किस प्रकार से वह अलग है। सामाजिक प्रक्रियाओं में इसका मापन भी संभव है। इन्होंने 3 प्रस्तावों से इसे समझाया है। तो आइए देखते हैं यह 3 प्रस्ताव क्या दिया है इन्होंने कि मूल्यों के अंतर के बीच समझाने के लिए। तो पहला इन्होंने कहा है मूल्य जो है वह मनुष्यों की इच्छाओं की पूर्ति और समन्वयता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुखर्जी कहते हैं कि मूल्य जो है मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और उन्हें समन्वय अर्थात सहयोग की भूमिका अदा करते हैं। वहीं अस्थायी और निरंतर चलने वाली व्यवस्था सुनिश्चित प्रकार में से लोगों की आकांक्षा और कामनाओं को पूरा करने का साधन होता है। इसका अर्थ यह है कि जब लोग एक दूसरे के साथ आदान प्रदान या अंतःक्रियाएं करते हैं तो स्वार्थी इच्छाएं आकांक्षाएं नहीं उभर पाती हैं और वह लक्ष्य को आसानी से समन्वय के साथ मिलकर पूरा कर लेते हैं। आगे वह कहते हैं दूसरे संदर्भ में उन्होंने बताया कि मूल्यों का विस्तार होना संभव है। व्यक्ति सामाजिक समर्थन और मनोवृत्तियों द्वारा इसका विस्तार निर्धारित करता है। इन्होंने कहा मूल्यों का विस्तार होना संभव है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मूल्यों का आदान प्रदान होकर उसका विस्तार किया जा सकता है। इन्होंने कहा प्रतीकों के आधार पर मूल्यों का सहभागी होने के कारण मूल्यों को प्रतीक भी बनते हैं। प्रतीकात्मक मूल्य का जो होता है एक प्रतीकात्मक आधार होता है जो लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए सहभागी बनाता है। जैसे राष्ट्रीय ध्वज जो ध्वज है हमारे देश का एक राष्ट्रीय प्रतीक है जो विभिन्न अलग अलग मूल्यों के व्यक्तियों को एक लाने या सहयोग प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। आगे तीसरा इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति और सामाजिक विविधताएं अलग अलग होती हैं लेकिन मूल्य जो होते हैं वह कुछ मूल्य सार्वभौमिक रूप से निर्मित होते हैं। इन्होंने कहा व्यक्ति और सामाजिक विविधताएं अलग अलग होने के बावजूद भी कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जो सार्वभौमिक रूप
निर्मित हो जाते हैं, जैसे सत्य बोलना, ईमानदारी, दया, ये सब एक सार्वभौमिक मूल्य है का निर्माण करते हैं, जिससे व्यक्तियों में सहयोग या सभी स्तरों पर प्रभावित होते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व के रूप में वही व्यक्तियों के सांस्कृतिक और संपूर्णता में एवं मूल्य निहित होते हैं। तो जो भी व्यक्ति के व्यक्तित्व और सांस्कृतिक संपूर्णता जो है, उसमें जो सार्वभौमिक मूल्य होते हैं, जैसे ईमानदारी, सत्य, दया, भाव, ये सब क्या है, व्यक्ति की सांस्कृतिक संपूर्णता में ऑलरेडी पहले से निहित होते हैं, भले वह अलग अलग मूल्यों के व्यक्ति क्यों न हों। आगे इन्होंने कहा कि सामाजिक समन्वयता में मूल्यों के 4 स्तर में विभाजन किया जा सकता है। तो पहला है भीड़, जहाँ इच्छा पूर्वक स्वतः अभ्यक्ति जो चाहे निर्मम क्यों ही न हो। जब भीड़ में कोई भी व्यक्ति की कोई भी इच्छा हो क्यों न हो, लेकिन वह किसी संस्था के विरोध या प्रतिरोध में वही बात कहेगा जो कि पूरी भीड़ कहती है। अगला है, उन्होंने बताया कि आर्थिक हित, कुछ मूलभूत मूल्यों का पालन करते हुए, उदाहरण के लिए अवैयक्तिक प्रतियोगिता, संघर्षात्मक के स्थान पर पारस्परिक आदान प्रदान, समन्वयात्मक, एक दूसरे के प्रति सद्भावना, विचारों के आधार पर प्राप्त की जाने वाली उपलब्धियां होती हैं। इन्होंने कहा है कुछ ऐसे आर्थिक हित होते हैं जो व्यक्तियों के मूलभूत मूल्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे प्रतियोगिता तथा संघर्षात्मक के स्थान पर पारस्परिक एक दूसरे से आदान प्रदान करना, पारस्परिक एक दूसरे का आदान प्रदान या सहयोग के माध्यम से अपने विचारों को आदान प्रदान करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना, यह भी एक मूल्य की उपलब्धि होती है। अगला इन्होंने कहा है समाज, समुदाय, समानता, न्याय, अभिव्यक्ति। किसी भी समाज, समुदाय, समानता और न्याय में मूल्य जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला पॉइंट इन्होंने कहा है कि समानता मूल्य स्वयं प्रभावी होता है और सामाजिक सहयोगिता पर निर्भर होता है। मूल्य जो होता है स्वयं में प्रभावी होता है और सामाजिक सहभागिता पर निर्भर करता है। दुनिया की पुनर्रचना के लिए मूल्य आवश्यक है। तो मुखर्जी कहते हैं अगर किसी भी दुनिया की पुनर्रचना की जाएगी तो वहाँ पर मूल्य बहुत ही अनिवार्य तथ्य के रूप में कार्य करेगा। मुखर्जी ने मूल्यों का विश्लेषण कई स्थितियों के संदर्भ में किया है। उन्होंने कहा है कि मूल्यों के साथ साथ अवमूल्यों का भी होता है। जहाँ मूल्य होंगे वहाँ कुछ अवमूल्य भी होंगे, इनका विरोधाभास होता है। व्यक्तियों के द्वारा समझ की पिछड़ और सामाजिक कमियां होने के कारण अमूल्य पैदा होते हैं। तो जहाँ मूल्य होंगे वहाँ कुछ ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो कि वन मूल्यों की अवहेलना करेंगे या उनकी पालना नहीं करेंगे, और इससे क्या होगा कि उस समाज में वह विचलन की स्थिति पैदा करते हैं। जो अवमूल्य को मानने वाले व्यक्ति होंगे या उन मूल्यों पे न चलकर उस अदर मूल्य, उसके विपरीत मूल्यों पर चलने वाले व्यक्ति होंगे, वह समाज में व्यक्तिगत विचलन में अपनी संस्थागत विचलनों की भी भूमिका देखी जा सकती है। कहीं यह मूल्य जो होगी, कोई किसी समूह में कोई पर्सनल व्यक्ति उन मूल्यों को नहीं मानता है, तो कहीं कहीं किसी समाज में एक टाइप की संस्था ही उन मूल्यों की अवहेलना करता है, और तो ऐसे व्यक्तिगत विचलन और संस्थागत विचलनों को भी देखा जा सकता है। जैसे हम आतंकवादी एक संस्था के रूप में देखेंगे कि वह समाज के मूल्यों के विपरीत चलते हैं, और वह संस्थागत विचलनों के रूप में हम आपराधिक समूह के रूप में उसे घोषित कर सकते हैं। बदमाश ग्रुप जैसे बदमाशों का हो गया, वह समाज के मूल्यों की अवहेलना करके, और वहीं किसी समूह में कोई मूल्य या व्यक्ति का नियम है, उस नियम का कोई व्यक्ति विरोध करके उसके विपरीत कार्य करता है, तो वह उसका व्यक्तिगत वो होगा विचलन। आगे मुखर्जी कहते हैं जो अमूल्यों के इलाज की बात करते हैं, तो मुखर्जी अमूल्यों अर्थात जो अमूल्य की इलाज अर्थात जो व्यक्ति अमूल्यों का पालन करते हैं उनकी इलाज की बात करते हैं। वे कहते हैं उन्हें विकसित होने वाले व्यक्तियों अर्थात समूहों को पुनः समन्वित या समन्वय करने के समर्थन है, अर्थात उन्हें समझाकर बुझाकर मूल्यों के पालन करने की स्थिति का मुखर्जी समर्थन करते हैं। इन्होंने अपनी 2 रचनाओं डायनामिक्स ऑफ मॉरल और द डायमेंशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज में मुखर्जी को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने स्वार्थ के तत्वों के स्थान पर मनुष्यों द्वारा सार्वभौमिक भ्रातृत्व के कथन को स्वीकार किया है। तो जो मुखर्जी हैं
उन्होंने कहा व्यक्ति को स्वार्थी न होकर भात्रिक अर्थात सहयोगात्मक व्यवहार रखना चाहिए। वे मानते हैं कि इन तथ्यों के माध्यम से ऐसा होना अपरिहार्य है कि हिंसा और पारस्परिक मतभेदों की दुनिया में यह आकांक्षा होना स्वाभाविक है। तो आज व्यक्ति में अमूल्य तो पाए जाते हैं, प्रत्येक समाज में कुछ ना कुछ व्यक्ति ऐसे निकलते हैं जो मूल्यों का पालन नहीं करते हैं। और आज जो वैश्विक स्थिति देखी जा रही है वहाँ अपरिहार्य सहयोगात्मक भावना देखकर स्वार्थीपरक स्थिति को देखा जा रहा है, जिसमें हिंसा और पारस्परिक मतभेदों की बात अधिक देखी जा रही है। जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। कहाँ पर? चीन और ताइवान, रूस और यूक्रेन। यहाँ केवल युद्ध किस बात पर चल रहा है कि विचारधारा, एक तरफ पूंजीवादी एक तरफ साम्यवादी विचारधाराओं के बीच यह युद्ध चल रहा है, जिसमें सहयोग की बात न करके यह लोग हिंसा की बात कर रहे हैं, जबकि इन सब मसलों को सहयोग के माध्यम से भी समझाया या सुलझाया जा सकता है। आगे इन्होंने चर्चा की है समुदायों का समुदाय। तो समुदायों का समुदाय जो है इनका अवधारणा था। इन्होंने कहा अपनी पुस्तक द डायमेंशन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन ए बायोफिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन में मुखर्जी ने जीवन, मस्तिष्क और समाज के सिद्धांतों की रचनात्मक समन्वयता एवं सुदृढ़ता के उद्विकास के विभिन्न पक्षों की चर्चा की है। उनकी दो अन्य पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ पर्सनालिटी और द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज एंड यूनिफाइड ए क्रिटिकल थ्योरी में मानवीय अस्तित्व के मानवों को अंतर्निर्भरता की चर्चा की है। तो इन्होंने कहा है कि व्यक्ति मानव जो है वह व्यक्ति एक दूसरे पे अंतर्निर्भर है और मानव के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए व्यक्ति को एक दूसरे पर अंतर्निर्भर होना आवश्यक है, अर्थात सहयोगात्मक एवं समन्वयात्मक व्यवहार रखना आवश्यक है। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें, अगर व्यक्ति सहयोगात्मक एवं समन्वयात्मक व्यवहार न रखे, ट्रीटियाँ या संधियाँ न हुई होती, तो आज व्यक्ति युद्ध की स्थिति इतनी ज़्यादा बढ़ जाती कि वर्ल्ड वार हो सकता था। लगभग यह विचारधारा उस समय के सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ही इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो इसलिए इनके विचारधाराओं में समन्वय की बात अधिक आपको देखने को मिलेगी। खास करके इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्थिति को देखते हुए मूल्यों की चर्चा किया था। आगे यह लिखते हैं, इन्हीं पुस्तकों में उन्होंने तत्वमीमांसा, मूल्यों, एकता, स्वाभाविक रूप से सम्मिलित होना और मूल्यों के प्रवाह तथा उसकी संभावनाओं का उल्लेख किया है। तो मुखर्जी जो है ना, वह इन पुस्तकों में मूल्य किस प्रकार से उनका निर्माण होता है, वे एकता की में क्या भूमिका निभाते हैं, उनका स्वाभाविक स्वरूप क्या होना चाहिए, मूल्यों का विस्तार किस तरह से होना चाहिए, इन सब बातों का उल्लेख इन्होंने द फिलॉसफी ऑफ पर्सनालिटी और द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज ए यूनिफाइड ऑफ क्रिटिकल थ्योरी में लिखा या उल्लेख किया है। आगे द पुस्तक कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटी का प्रयास इन्होंने मानवीय समुदायीकरण या समुदायों के पारस्परिक समझ और विश्लेषण के लिए व्यक्तियों के पारस्परिक संवादों की भूमिकाओं का चित्रण करने के लिए किया है। इन्होंने कहा समुदाय और समुदाय, उन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति या समुदाय के कुछ मूल्य होते हैं और उन मूल्यों का कुछ पारस्परिक मतभेदता भी होती है, परंतु व्यक्ति को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पारस्परिक संवाद या सहयोग की कार्य करना पड़ता है। मानव मूल्य तथा समुदाय तीनों ही यथार्थ या सत्य है। एक तो मानव है और मानव के पास कुछ मूल्य होते हैं और उस मूल्यों के माध्यम से समुदाय, तीनों को इन्होंने सत्य कहा है कि जहाँ पर समुदाय होगा वहाँ पे मानव होंगे तो वहाँ पर उस समुदाय या मानव के कुछ मूल्य भी होंगे। उद्विकास के लिए समुदाय निरंतरता एक प्रक्रिया होती है। इन्होंने कहा जो समुदाय का उद्विकास है वह एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में होता है, जो समुदाय के दर्शन की दृष्टि एक समुदाय और ब्रह्मांड की आकार भी होती है। विज्ञान, संवाद, सभ्यता विस्तार में मानवीय उद्विकास की संभावनाएं व्यक्ति की जैविकता को वृहद हो जाती है। इन्होंने कहा दार्शनिक स्तर पर सही है सामुदायिक भावना बनाए रखना आंतरिक एकता के लिए
बहुत ही आवश्यक है। आंतरिक सुदृढ़ता, एकता, मानवता एवं सामूहिक एकीकरण के एक साथ लाने के लिए इन्होंने एक व्यवस्था का दृष्टिकोण अपने में शामिल करने के लिए चर्चा की है। इन्होंने कहा ऐसे समुदाय जो स्वयं और सार्वभौमिक व्यवस्था के बीच पारस्परिक पहचान का कार्य करते हैं, अर्थात एक दूसरे से अंतर वैयक्तिक संबंधों और मूल्यों की सत्ताओं को समाहित करके एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आगे इन्होंने समुदाय के दर्शन के अर्थ में व्यक्ति की अदृश्य भूमिकाओं के विस्तृत अध्ययन किया, जिसका संबंध सामुदायिक मूल्यों के वातावरण में होमो यूनिवर्सलिस से है। इन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के उद्विकासी पक्ष का विस्तार जब भी होगा होमो सेपियंस से होमो यूनिवर्सलिस में अर्थात सार्वभौमिकरण के रूप में रूपांतरण होगा। किसी एक समुदाय से आगे चलकर सार्वभौमिक रूप में उसका विकास होगा। इन्होंने उद्विकास का अर्थ निम्नलिखित 3 पक्षों के साथ जुड़ा है। इन्होंने कहा उद्विकास के लिए जैविक, मनोवैज्ञानिक स्थिति, नैतिकता, दर्शन शास्त्री तथा तात्विक स्थितियों का होना आवश्यक है। उद्विकास के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक पक्ष के साथ यही समुदाय का आधार स्वविस्तार अथवा के रूप में मीमांसा को होमो सैपियंस से होमो यूनिवर्सलिज्म का रूपांतरण होता है। तो जो इन्होंने कहा है कि जो मनोवैज्ञानिक पक्ष होता है वह समुदाय के आधार के स्वविस्तार से तत्व मीमांसा अथवा होमो सेपियंस से एक वैश्विक यूनिवर्सल या सार्वभौमिक रूप में रूपांतरण करने का कार्य करता है। नैतिक पक्ष सही रूप से सामुदायिक व्यवस्था में मानव के सभी प्रजातियों और समुदायों एवं सदस्यों को एक तारतम्यता या बैठाता है और जिसमें सहयोग का आधार उसे संगठित करने का प्रयास करता है। तो उन्होंने कहा कि नैतिक पक्ष जो होता है उन मूल्यों के आधार पर अलग अलग समुदाय, अलग अलग प्रजातियों के बीच सहयोग का आधार संगठित करके समाज में तारतम्यता बैठाना होता है। अगला इन्होंने कहा दार्शनिक स्तर पर सभी समुदायों में भावना होती है कि वह आंतरिक सुदृढ़ता और आंतरिक एकता की बात करे। मानवता की सामूहिक एकीकरण व्यवस्था के लिए जो है व्यक्ति की दार्शनिक सिद्धांत होते हैं वह सार्वभौमिक होकर व्यक्ति की आंतरिक सुदृढ़ता, एकता, मानवता और सामूहिक एकीकरण जैसे को अपने में शामिल करके प्रत्येक अलग अलग समुदायों के बीच पारस्परिक पहचान और समुदायों का समुदाय जिसमें कि प्रेम का सबसे बड़ी क्षमता होना माना जाता है। इन्होंने कहा कि जो दर्शन होता है, सिद्धांत होता है, वह अपने विचारों को बढ़ाकर व्यक्ति में मानवता की बात करता है, एकीकरण की बात करता है, सहयोग की बात करता है, जिससे अलग अलग समुदायों के बीच पारस्परिक सहयोग बढ़ता है और जिससे इन्होंने कहा कि मानव प्रेम ही सबसे बड़ी क्षमता है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ अंतर संबंधित कर सकती है और जिसका साधन क्या होता है, सिर्फ मूल्य और नैतिकता हो सकता है। आगे इन्होंने नगरीय समाज की समस्याओं के बारे में चर्चा किया है। तो नगरीय समाज की समस्या, इन्होंने नगरीय समाज की चर्चा करते हुए यह कहा है कि नगरीय समाज में जो श्रमिक वर्ग हैं उनका इन्होंने उनके सुधारों के लिए लेख लिखे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों में जो है औद्योगिकरण का प्रभाव भारत के महानगर जैसे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई आदि में रहने वाले गंदी बस्तियों अर्थात औद्योगिक कारखानों के किनारे रहने वाले जो गंदी बस्तियां हैं उनमें रहने वाले श्रमिकों की स्थिति बहुत ही बदतर हो चुकी है, जो कि उनके जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिस कारण उनकी स्थिति इस प्रकार निम्न है कि उनके जो व्यक्तित्व पर है वह विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसका प्रभाव देखने में होता है कि शराब, जुआ खेलना, वेश्यावृत्ति, अपराध जैसी समस्याएं उन श्रमिकों के सामने होती हैं या आई हैं। मुखर्जी ने श्रमिकों के जीवन शैली में सुधार लाना आवश्यक समझा। उन्होंने कहा इसके लिए आर्थिक और नैतिक अवस्थाओं को व्यवस्थित करना आवश्यक है। तो मुखर्जी जी कहते हैं कि श्रमिकों की स्थिति या जीवन शैली में सुधार लाना अति आवश्यक है। इसके लिए उन्हें आर्थिक और नैतिक रूप से जो अवस्थाएं हैं उनकी उसको व्यवस्थित करना बहुत ही अनिवार्य है। अर्थात जैसे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए घर
खाने पीने की व्यवस्था और एक व्यवस्थित ढंग से वहाँ पे जो झोपड़पट्टी है उसमें व्यवस्थित ढंग से विकास कर ले, ताकि वहाँ पे शिक्षा आदि विकास के माध्यम से इन समस्याओं को दूर किया जा सके। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि मुखर्जी का मानना था कि भारत के वर्तमान में औद्योगिक परिवेश में मुखर्जी का विश्लेषण अत्यंत प्रभावी है। तो वर्तमान समय में भी देखा जा सकता है कि भारत के मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, इन सब शहरों में बड़े बड़े स्लम्स पाए जाते हैं और जिनमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ता देखा गया है कि उस बस्ती में रहने वाले कुछ बच्चे होते हैं जो जुआ, शराब आदि के संपर्क में आकर अपराध की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि उनके पास न तो उनके कुछ वैल्यू होते हैं, न मूल्य होते हैं जिनके कारण उनका एक नैतिक विकास हो सके, न तो उनके पास शिक्षा होती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और डेली क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिस पे 9 AM तथा 9 PM पर डेली क्विज करवाया जाता है। और जो कहते हैं कि सर आप प्रश्नों की सीरीज लाई है यूट्यूब चैनल पे, तो आप यहाँ यूट्यूब चैनल पे उतने प्रश्न पॉसिबल नहीं है जितना कि टेलीग्राम चैनल पर प्रश्न करवाए जाते हैं। वहाँ पे लगभग डेली आपको 150 से 200 प्रश्न डेली करवाए जाते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी बन जाती है, जो कि एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य के लिए बहुत ही आवश्यक होता है।